everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing great. So in this video we are going to start our new chapter. This is cost classification and concept. This is chapter number 2 of your cost accounting. तो I hope आप सभी ने लास्ट 2 वीडियोस अच्छे से देख ली होंगी. I hope आप सभी को अच्छे से वो क्लियर हो गई होंगी. आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज यहाँ से आपका 18 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है 100%. और आपका मतलब आप यहाँ पे 2 पार्ट्स में चैप्टर पढ़ोगे. 2 पार्ट्स इन द सेंस कि आपको कॉस्ट शीट पढ़नी है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो एग्जाम में आएगा ही और साथ में कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है. मतलब कॉस्ट के जो भी क्लासिफिकेशन है उनको फर्दर पढ़ना है. बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी. कॉस्ट शीट तो मेरा फेवरेट है, बहुत ही ईजी है. बट ये ना थोड़ा सा बस ट्रिकी बनता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेट. बट अगर मैं आपको फॉर्मेट अच्छे से करवा दूंगी तो आप सभी का ये क्लियर हो जाएगा. वीडियो के एंड में या कल की वीडियो में फॉर श्योर हम लोग पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे. जो आपका 18 मार्क्स का कॉस्ट शीट का पीवाईक्यू आया उसी के ऑप्शन में आपका एक कॉस्ट क्लासिफिकेशन. यानी कि देखो बड़ा इस चैप्टर में आपके साथ क्या है, इस चैप्टर में आपके पास ना 2 पार्ट्स में डिवीजन है. कैसे? एक है कॉस्ट शीट का. कॉस्ट शीट मतलब कॉस्ट का मैं आपको बाद में बताऊंगी कॉस्ट शीट क्या है, उसकी पूरे फॉर्मेट अच्छे से समझाऊंगी. अभी आप लोग कंफ्यूज मत हो. कॉस्ट की क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि कॉस्ट किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है फर्दर. मतलब कॉस्ट कितने तरीके होते हैं, सारे अलग अलग तरीकों से वो क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि आप पीडीएफ में अभी देखेंगे. आई होप आप सभी के सामने पीडीएफ शो हो रहा होगा यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉस्ट शीट के पहले हम कॉस्ट के बारे में हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे. उसके बाद हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे. ठीक है, वो कल की क्लास में अगर आज की क्लास में हो पाया, अगर वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हुई तो मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी आप सभी के साथ यहीं पे शेयर कर दूंगी. नहीं हुआ तो कल की क्लास में तो पक्का हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी. उसके बाद हम लोग उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे. तो हैंड टू हैंड पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे जिससे एंड में मतलब इन टर्म्स ऑफ एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल प्रेशर ना हो. आप सब कुछ स्टार्टिंग से करके चलो. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पे आपको ना एक टर्म दे रखी है, दिस इज कॉस्ट. कॉस्ट क्या है वो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. जिसने नहीं देखी है प्लीज वो वीडियोस जाके देख के आओ. वो इंट्रोडक्शन है, ये बेसिक्स है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का. ठीक है, तो कॉस्ट क्या है वो हमने पढ़ लिया था. एक्सपेंस और लॉस क्या है. अब एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करना. ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आप सभी को इसके आगे डिस्कस करूंगी. सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिस इज योर कॉस्ट के बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में चर्चा कर ली थी. स्टिल आज हम लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी बातचीत करेंगे. ठीक है, फाइन, वेट, ओके. सो लेट्स स्टार्ट पीडीएफ. ओके, यस. तो चलिए आज हम अब अपना स्टार्ट कर देते हैं अपना. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये आपका, हाँ ये मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, ये आपकी ही बुक मटेरियल है. सो आप लोग कुछ भी मतलब वैसे अभी आपको आई होप आपको कॉलेज से मिली होगी. नहीं मिली है तो मिल जाएगी, मतलब मिलेगी तो जरूर कॉलेज से. ठीक है, तो ये आपको कुछ भी ऐसा, हाँ जो चीज मैं बताऊंगी, जो चीज मैं बोर्ड पे करवाऊंगी वो आपको नोट डाउन करना. अदरवाइज जो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी उसमें आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. राइट, चलिए देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन आपके पास आ रही है. दिस इज द CIMA लंदन ने के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है कॉस्ट के बारे में. कॉस्ट इज द अमाउंट जो आप एक्सपेंडिचर करते हो एक्चुअल और नोशनल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है. एक्चुअल और नोशनल क्या होता है ये आपको जानना है. देखिए एक्चुअल खर्चे वो होते हैं जो आप एक्चुअल में कर रहे हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी खर्चा किया, आपने ये मैं आपको बताऊं ये मार्कर वाला मार्कर में आपने मार्कर में जो खर्चा किया दिस इज योर कॉस्ट. आपने एक्चुअल में खर्चा किया दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट. पर नोशनल कॉस्ट क्या होता है ये आपने आपको फर्स्ट टाइम सुना होगा ये वर्ड भी. नोशनल का मतलब होता है जो खर्चा एक्चुअल में नहीं है बट हम उसे मानते हैं वो खर्चा है. जैसे कि जहां पे मैं वीडियो बना रही हूँ, एक रूम है. ठीक है, सबसे मतलब ये मेरा ग्राउंड फ्लोर का रूम है. तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ. चाहती तो मैं इसे किराए पे दे सकती थी. राइट, होता ना, चाहती तो मैं इसको किराए पे दे सकती थी या फिर मेरे पास ये रूम है. ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ. बट अगर मेरे पास रूम नहीं होता तो मैं किराए पे लेती, कोई भी रूम लेती. एक एग्जांपल दे रही हूँ, रूम लेती तो वहां पे मैं खर्चा करती, वहां मैं पैसा देती किराए का. तो वो खर्चा जो किया नहीं है बट हमने मान लिया है कि वो खर्चा, दिस इज योर नोशनल कॉस्ट. मतलब जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो देखिए नोशनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो खर्चा एक्चुअल में होता नहीं है बट हम उसे मान लेते हैं कि ये खर्चा है. पर एक्चुअल खर्चा क्या होता है जो खर्चा एक्चुअल में होता है. अब जैसे कि मैं एक और थोड़ा एग्जाम्पल दूं, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, एक्चुअल में इसमें 10 रुपए का खर्चा हुआ, कॉस्ट इसके 10 रुपए. लेकिन अगर मैं मानूं, अगर मैंने सोचा था कि यार इस कॉस्ट को बनाने में ना यहाँ पे बहुत सारे लेबर्स लगेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो यहाँ अफेक्ट करेंगे, मैंने मान लिया था कि ऐसे ऐसे खर्चा होगा, तो वो आपकी नॉमिनल कॉस्ट होती है. इसका मतलब होता है कि जो खर्चा एक्चुअल में है नहीं बट हमने उसे मान लिया है कि वो खर्चा है, दिस इज योर नोशनल कॉस्ट. तो ये आपको
ध्यान में रखना, एक्चुअल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में इनकर हुई है, और नोशनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमने माना है वो खर्चा। जैसे मैंने आपको रूम का, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये जो रूम का एग्जाम्पल है कि हाँ यहाँ पे मैं चाहती थी मैं किराए पे ले सकती थी रूम, बट मेरे पास रूम है तो मैं मानती हूँ कि हाँ अगर मैं किराए पे मतलब लेती तो वो मेरा एक खर्चा होता, बट वो खर्चा हुआ नहीं है, बट मैंने मान लिया कि वो खर्चा है। दिस इज योर नोशनल कॉस्ट, ठीक है, जो कि इनकर होती है गिवन टाइम में। तो कॉस्ट ना दोनों का ही मिक्सचर है, एक्चुअल कॉस्ट भी हम मानते हैं और नोशनल कॉस्ट जो हमने कॉस्ट को माना है बट वो कॉस्ट है नहीं, एक्चुअल में वो खर्चा नहीं है बट अपने खर्चा माना है, वो अभी हम कॉस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है। आगे हम और इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, देखो कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मोनेटरी टर्म्स, मोनेटरी टर्म्स में मेजर होता है ये, जो कि रिसोर्सेज है, पर्पस किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। जितना भी जो भी प्रोडक्शन से चीज रिलेटेड होगी, जहां पे आप प्रोडक्शन वर्ड सुन लो आपको ये समझ जाना है कि वो रिलेटेड है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स दिए, कॉस्ट तो हम जानते हैं क्या होता है। एक चीज और बताना चाहूंगी, एक्सपेंस का मतलब होता है ना आपने खर्च किया है बट उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो आपका एक्सपेंस है, लॉस होता है। बट कॉस्ट का मतलब होता है कि वो आपकी फर्दर एक एसेट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गिवन है कि एक एक्सपायर्ड कॉस्ट, यहाँ पे आपसे कहता है प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ मतलब एसेट, कि कोई भी जो आपकी कॉस्ट है ना, एक्सपायर्ड जो कॉस्ट होती है वो आपकी एक प्रोडक्टिव, आगे आने वाले फ्यूचर में प्रोडक्टिव एसेट बन के आती है। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर में 10 रुपए का खर्चा कर रही हूँ तो आगे मुझे इसमें 5 रुपए का या 15 का बेचूंगी तो 5 रुपए का प्रॉफिट भी तो है, सिंपल है। बट एक्सपेंस का एक डिफरेंट मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो एक्सपेंस होते हैं ना वो पोर्शन होते हैं रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल से, एसेट के ऊपर। हम जैसे एक्सपेंस आपका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन आपका एसेट, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है बट उससे आपको कोई फायदा नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड एक्सपेंस। तो इतना ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपकी बुक में था तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब आपके देखिए आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आप सब लोग पीडीएफ में प्लीज देखिएगा, यहाँ पे आपको 6 तरीके से क्लासिफिकेशन है, बट मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि आप इसे ना पढ़ें, बिल्कुल देखो ही मत, ठीक है। अब मैं जो आपको बताऊंगी आपको सिर्फ वो समझना है, वो सुनना है। एग्जाम में लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आया है 18 मार्क्स का, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं अभी आपको वीडियो के एंड में उसको टैग करूंगी, वेरी इंपॉर्टेंटली। मेरे पास पूरा पीडीएफ है, जिसको पीडीएफ चाहिए, बट अभी से मैं कोशिश करूंगी कि आप पीडीएफ ना लो, बट मैं ये कहूंगी कि जिसको पीडीएफ चाहिए मुझे कॉमेंट में पीडीएफ टाइप कर देना, मैं आप सभी के साथ पीडीएफ शेयर करूंगी आगे। बट मैं आप सभी के साथ अभी दिखाऊंगी कि हाँ 18 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ लास्ट ईयर, ठीक है। तो प्लीज इन सब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ कॉस्ट शीट कर लेते हैं, बट कॉस्ट शीट इज नॉट इनफ। 18 मार्क्स से इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस्ट शीट इन दोनों में मतलब ऑप्शन था, बट मैं ये कहूंगी आपको आना दोनों चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अब देखिए बिहेवियरल क्लासिफिकेशन क्या है। अब मैं ये कहूंगी, देखो यहाँ पे ना बहुत तरीके के क्लासिफिकेशन 6 दे रखे हैं, ठीक है, बट मैं ये कहूंगी कि आप ना अपने माइंड से थोड़ा सा खेलोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये आपको जो गिवन है ना बुक में, ये आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है। तो मैं ये कोशिश करूँ कि आप याद ना करो कुछ भी, आप चीजों को समझो। तो देखो सबसे पहला आपके पास है बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। बिहेवियरल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो वेरिएबिलिटी के बेसिस पे आपकी क्लासिफिकेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि वेरिएबिलिटी के जो भी बेसिस पे क्लासिफिकेशन से कॉस्ट के उन्हें एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी यानी कि जो वेरिएबल चीजें जो अलग अलग तरीकों की चीजों को डिफाइन करते हैं, दिस इज योर कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो इसके बेसिस पे 3 है और ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लीव इट आउट। आपके पास जो भी पीडीएफ उससे छोड़ो, आप मेरी बात सुनो, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है कि ना बिहेवियरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे 3 कॉस्ट को डिफाइन किया गया, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। अब फिक्स्ड कॉस्ट कल मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कॉस्ट फिक्स होती है। आप प्रोडक्शन कितना भी करो, प्रोडक्शन बढ़ेगा प्रोडक्शन कम होगा फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी कॉस्ट सेम रहेगी, राइट। यानी कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं, जैसे कि रेंट। अगर आप कहीं पर भी किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, ठीक है, उस फैक्ट्री का आपको रेंट पे करना है। आप फैक्ट्री में कितना भी प्रोडक्शन करो फर्क नहीं पड़ता, बट आपको रेंट तो देना ही है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तब भी आपको रेंट उतना ही देना है, प्रोडक्शन कम होगा तब भी आपको रेंट इतना ही देना है, ठीक है। अब हाँ एक चीज आती है, अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन अराइज करते हो मेरे सामने कि अगर हम लोग जो फैक्ट्री का रूम है उसको बड़ा करना चाहें, तब तो हमारे पास, यानी कि अगर मेरे पास एक ही रूम है और मेरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो मुझे 2 रूम की जरूरत है, तब मेरी जो रेंट है यानी कि मुझे 2 रूम की जरूरत है तो मैं 2 रूम लूंगा तो मुझे रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। ये एक एक्सपेक्शन केस है, एक्सेप्शन केस है, यानी कि यहाँ पे एक लिमिट तक जब तक आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस रूम के अंदर वो आपका रेंट सेम नहीं है। हाँ बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है, मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया था कि हाँ अगर मैं एक लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हूँ तो मुझे 2 रूम की जरूरत है तो रेंट तो मेरा बढ़ा, बट एक लिमिट तक जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो और वो प्रोडक्शन मतलब एक लिमिट तक आप कर रहे हो या उससे नीचे कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आपकी रेंट जो है वो सेम रहेगी। तो यही है फिक्स कॉस्ट का मतलब कि आपके प्रोडक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन ज्यादा करो प्रोडक्शन कम करो,
जो आपकी कॉस्ट होगी वो फिक्स होगी। तो यहाँ पे यही गिवन है, देखिए दीज आर वेट। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा डेफिनेशन। आपको ना सिर्फ समझना है, डेफिनेशन तो आप रीड खुद भी कर सकते हो ना, ठीक है। मटेरियल्स आप सबके पास है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ये जो है वो अनअफेक्टेड होती है वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। ये याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी से फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी अफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। रीड आप खुद कर लोगे। आई होप कि इतने बड़े लेवल पे आप रीड, मैं आपको रीड करके सुनाऊं, दिस इज नॉट इनफ, राइट। नेक्स्ट आपसे कहता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या है वेरिएबल कॉस्ट? तो आप सभी को पता है जो प्रोडक्शन से अफेक्ट होती है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। जैसे कि ये मार्कर, अगर आप आज 10 मार्कर बना रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट आएगी। अगर आप 50 मार्कर बना रहे हो तो यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया तो कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। सिंपल है। प्रोडक्शन आप 10 मार्कर बना रहे थे तो जो कॉस्ट आती होगी, जो 5 मार्कर बनाओगे तो कॉस्ट जो मतलब कम आएगी। ऑब्वियस बात है, तो प्रोडक्शन के बेसिस पे जो कॉस्ट बढ़ती है घटती है उसको हम वेरिएबल मतलब चेंजेबल भी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, वेरी यानी चेंज, डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है वो चेंज ऑफ वॉल्यूम के, यानी अगर आपका वॉल्यूम चेंज होगा तो आपकी कॉस्ट भी चेंज होगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है चेंजेबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। एक न्यू आता है, दिस इज न्यू तो नहीं है, सेमी वेरिएबल का मतलब होता है सेमी वेरिएबल। सेमी मतलब होता है आधा। आधा वेरिएबल का मतलब होता है कि एक लेवल तक वो फिक्स रहेगी, उसके बाद वो बढ़ेगी या फिर घटेगी। अब जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको भी क्लियर करवाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं। सुपरवाइजर्स जो होते हैं ना वो ना एक लेवल तक ना आपका सुपरविजन एक लेवल पे मतलब एक फी पे करेंगे, एक लेवल की फी पे, कि आपने अगर 15,000 पेन्स बनाए तो उसका सुपरविजन मैं करूंगा 10,000 में, ठीक है। बट अगर आपने 15,000 के ऊपर जितने लेवल मतलब अगर आप 15,000 के ऊपर प्रोडक्शन करते हो तो फिर मैं उसका पर यूनिट के अकॉर्डिंग मैं सुपरवाइजन करूंगा। जैसे कि अगर मैं आप पीडीएफ को छोड़ दो, आप मेरे से बातचीत करो। देखो आप जैसे कि आपकी कोई भी फैक्ट्री है, आपने वहां पे आपके जो सुपरवाइजर है उसने कहा कि अगर आप 15,000 की प्रोडक्शन करते हो ना तो ठीक है, मैं फिर आपकी मैं 10,000 तक की मैं कॉस्ट लूंगा। तो ये आपका फिक्स्ड हो गया, यहां तक तो फिक्स रहा। बट अगर वो आप ये कहते हो कि अगर आप 15,000 से ऊपर प्रोडक्शन करते हो ना तो फिर मैं आपका पर यूनिट के अकॉर्डिंग मैं आपको चार्ज करूंगा, पर यूनिट आपसे चार्ज करूंगा। इन द सेंस कि आप 15,000 से ऊपर जितना भी जाओगे, अब वो प्रोडक्शन के ऊपर है, 15,000 से ऊपर जितना प्रोड्यूस करोगे उससे तो ये वेरी हुई कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही कहता है सेमी वेरिएबल में एक लेवल तक वो आपका फिक्स्ड रहता है, उसके बाद वो वेरिएबल हो जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस था तीनों में। आई होप आप सभी को डिफरेंस बिहेवियर यानी वेरिएबिलिटी के बेसिस पे समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज जो सेकंड प्रिंसिपल बेस पे है क्लासिफिकेशन फंक्शनल एरियाज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को ये दिख रहा होगा, ठीक है। पीडीएफ आप सभी को शो हो रही होगी यहाँ पे। दिस इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन आपको गिवन है। दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो आप सभी को पता है, जो मैन्युफैक्चर करने के टाइम आते हैं। दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ आइटम। प्रोडक्शन तो नाम से आपको पता होगा कि प्रोडक्शन के बेसिस पे जो भी कॉस्ट आती है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते समय, जैसे कि डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, जितने भी खर्चा आता है। अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ओवरहेड्स क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी आप इतना ज्यादा टेंशन मतलब, बस आपको याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जितनी कॉस्ट आती है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री की कॉस्ट हो गई, जो भी आपका फ्यूल, फैक्ट्री में जो भी फ्यूल पावर यूज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, सब कुछ जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे यूज हुआ है, दिस इज योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो होती है ना वो बेसिकली आपकी एक ऑफिस से रिलेटेड होती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट याद रखना हमेशा फैक्ट्री से रिलेटेड होगी, ये आपको याद रखना। अभी आप आगे भी इसको पढ़ोगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमेशा एक फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट होती है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हमेशा किससे रिलेटेड होगी? आपकी ऑफिस से रिलेटेड होगी। जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि आपकी हीटिंग हो गई, एसी आपका, कभी फैक्ट्री में तो एसी नहीं लगाओगे, आप एसी हमेशा ऑफिस में लगाओगे। डेप्रिसिएशन ऑफिस की बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे, मशीनरी पे, तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को हम वो ऑफिस कॉस्ट भी कहते हैं, जो आपके ऑफिस से रिलेटेड होंगी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसका मतलब जब आप बेच रहे हो कोई भी चीज, आपको पता है बेचने में भी बहुत सारे खर्च होता है। एडवर्टीजमेंट होती है, उसके बाद आप उसको वहां पे आप उसको एडवर्टाइज करते हो लोगों के सामने, उसमें बहुत खर्चे होते हैं। बेचने में आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा होता है। तो जो आपके सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी एक्सपेंस होंगे यहाँ पे गिवन है, जो भी आपके क्रिएट होंगे डिमांड के, सिक्योर ऑर्डर्स के थ्रू, जैसे कि आपका यहाँ पे देखिए आपको गिवन है एडवर्टाइजिंग, कॉस्ट ऑफ मार्केट। जब आप बेचते हो तो आप मार्केट की भी रिसर्च करते हो कि किस मार्केट में ये प्रोडक्ट मैं बेचूं ज्यादा बिकेगा, तो उसमें भी आपके खर्च होते हैं। तो दिस इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जब भी आपके बेचने के पर्सपेक्टिव से कोई भी खर्चा होगा, दिस इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, नाम से भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का मतलब होता है
डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम, ठीक है। तो ये अभी आपने ऊपर भी पढ़ी लिया, दोनों मिक्सअप ही हैं, तो ये आप अलग से भी पढ़ो ना पढ़ो तो भी चलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पहुंचाना, घर तक लोगों के पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दिस इज और वैन्स का खर्चा, पैकर्स का खर्चा, वैन जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, डिलीवरी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ये सब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। लास्ट आपके पास इसमें आता है फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब आप फाइनेंस, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको गिवन है दीज कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर रेजिंग एंड यूजिंग कैपिटल। फाइनेंस का तो मीनिंग ये है कि रेस करना, फंड को आप कैसे रेस करते हो। तो यहाँ पे कहता है कि फॉर, आप एक बात बताओ, जब आप, जैसे कि आपने शेयर्स डिवेंचर्स पढ़ा होगा, जब आप फाइनेंस करते हो ना अपनी कंपनी में, उसमें भी आपके खर्च होता है। जैसे कि जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो वहां पे ब्रोकरेज होती है, वहां पे बहुत सारे ऐसे दलाली लोग बीच में लेते हैं। तो यही कहता है इसमें दीज कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर रेजिंग एंड यूजिंग कैपिटल, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन से डिबेंचर। जब हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं या फिर हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें भी हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सारे खर्च जो है वो आपके फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। सिंपल है। आई होप आप सभी को, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रोकरेज देते हैं हम, इशू ऑफ डिबेंचर्स, आप सभी ने कंपनी अकाउंट में पढ़ा होगा, जब भी हम शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं उसमें ब्रोकरेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें आपकी किससे रिलेटेड होती है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड। तो फाइनेंस में भी कुछ कॉस्ट आती है, राइट। आई होप आप सभी को ये पांचों के पांचों क्लासिफिकेशन समझ में आएगा। फंक्शन क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसको हम और भी कॉस्ट शीट में तो इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में ये एक चीज कहूंगी, ये सारे क्लासिफिकेशंस प्लीज पढ़ के जाना। बच्चे से छोड़ के जाते हैं और बहुत ज्यादा दिक्कत में आते हैं, बट इसे आप करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कंट्रोलेबिलिटी क्लासिफिकेशन। कंट्रोलेबिलिटी तो बहुत ईजी है, यानी कि इसमें होता है कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। सिंपल सा है। कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि जो मतलब यहाँ पे कहता है वेट, कंट्रोलेबल कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं एक अमाउंट तक। जैसे कि अब एक बात बताइए, एक सुपरवाइजर है, आप सुपरवाइजर की कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। जैसे कि आप सुपरवाइजर को कहो नहीं मैं भाई मैं खुद सुपरवाइज कर लूंगा, तुम्हारी इतनी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है, एक लेवल तक मैं खुद सुपरवाइजर करूंगा, तो आप अवॉइड कर सकते हो वो कॉस्ट, आप कंट्रोल कर सकते हो उस कॉस्ट को। बट अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जैसे कि हो गई, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप स्पेसिफाइड मेंबर्स के लिए, जैसे कि मैनेजर हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, एक अंडरटेकिंग जिसे कि अनकंट्रोलेबल। अब सुपरवाइजर आपका अनकंट्रोलेबल भी हो सकता है, कंट्रोलेबल भी। जैसे कि आप एक बात बताओ मुझे, आपकी ऐसी कंपनी जहां पे सुपरवाइजर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपको आप सुपरवाइजर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो गई। बट एक ऐसी कंपनी है, छोटी कंपनी है, जिसमें सुपरवाइजर की इतनी जरूरत नहीं है, आप खुद सुपरवाइज कर सकते हो उस चीज को, तो वो आपकी कंट्रोलेबल कॉस्ट हो गई, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें यही बताया गया है कि कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में ना डिफरेंस होता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कैसा है, यानी कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ये आपकी डिपेंड करता है। कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट याद रखना, ये डिपेंड करती है आपकी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कंपनी, कि आपकी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग क्लासिफिकेशन। मैन्युफैक्चरिंग क्लासिफिकेशन में आपका आता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, और यहाँ पे आपके पास है पीरियड कॉस्ट क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, अगर मैं आप सभी को थोड़ा सा क्लासिफाई करूं, तो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई करी जा सकती है प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, दीज आर द कॉस्ट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, दीज कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो भी आपके गुड्स में, जो भी आपके गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट लगे, जैसे आप इसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्लास्टिक लगा है इसके ऊपर ये पेपर लगा है जो कि इसमें प्रिंटिंग दे रखी है इसकी कि ये डॉम्स का है वगैरह वगैरह, तो ये आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट के ऊपर। इसमें यही बताया गया है कि जब आप रेडी फॉर सेल के लिए रखते हो, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, तो ये आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में आता है, जो आप डायरेक्टली चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो देख के प्रोडक्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पीरियड कॉस्ट क्या, वेट हो गई, हाँ यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, यहाँ पे हाँ हम इसको ना कॉस्ट शीट में हमेशा रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। इसको हम और फर्दर पढ़ेंगे, बट आपको अभी इतना याद रखना है कि आप प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ोगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब होता है जो आप डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता प्रोडक्ट से, जैसे कि छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे कि रेंट होगा, रेट्स होगा, ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। जहां पे बन रहा होगा वहां का आप रेंट दे रहे होगे, बट ये डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है ना प्रोडक्ट से, तो यही कहता है जो इनडायरेक्टली आप जैसे कहते हो। अभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में भी ये सेम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट जैसा है, बट आपको इतना अभी देखिए इसके नीचे ही आप लोग पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, तो पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती है प्रोडक्ट से। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सपेंस ऑफ फिक्स्ड नेचर, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, जो कि लेना इंपॉर्टेंट है बट वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है प्रोडक्ट को, ठीक है। इसके बिना भी आपकी प्रोडक्शन हो नहीं पाएगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि ट्रेसेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये आपका क्लासिफाइड है आपका दो बेसिस पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि बहुत सिमिलर है जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड होती है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट जैसे कि मैंने अभी आपको इसका बता दिया, दिस इज प्लास्टिक हो गया, इसके ऊपर जो भी यहाँ पे दे रखा है आपको, जो भी आपके ऊपर ये प्लास्टिक, इसके ऊपर मतलब यहाँ पे इसकी लेबलिंग वगैरह दे रखी है, डॉम्स कैनॉल, तो ये सारे इसके डायरेक्टली खर्चे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट मैंने आपको बताया फैक्ट्री रेंट, मैनेजर्स की सैलरी, ये सारी चीजें आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, बट इसके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इतना ज्यादा जो देखो मैं आपको जो हाईलाइट करके दे रही हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पे वो पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है तो डिसीजन से रिलेटेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्लासिफिकेशन, जो डिसीजन से रिलेटेड होते हैं, और ये वाले कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके डिसीजन में हेल्प करती है। नाम से पता कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, पीडीएफ मत देखो, आप मेरे को देखो। देखो रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी रेलेवेंट है, जिससे आप डिसीजन लोगे। रिलेवेंट कॉस्ट इररेलेवेंट कॉस्ट होती है जिससे आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखो यहाँ पे देखा, दीज कॉस्ट आर विच इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट होती हैं फ्यूचर में, सच एज डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ये चारों कॉस्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बस रेलेवेंट कॉस्ट याद रखना, डिसीजन मेकिंग में दो कॉस्ट होती है, दिस इज रेलेवेंट और इररेलेवेंट। रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो रिलेटेड होती है आपकी किससे, जो रिलेटेड होती है आपकी डिसीजन मेकिंग से। इररेलेवेंट को अब देखो, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पढ़ लो, ये देखो ये जो आपका नीचे गिवन है ना, डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एंड नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। हाँ, ये तीन कॉस्ट ना आपकी डिफरेंशियल, ये आपका रेलेवेंट का ही पार्ट है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले इररिलेवेंट देख लो, उसके बाद इनके पार्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो इररिलेवेंट में आपको दे रखा है दीज आर द कॉस्ट जो आपका डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड नहीं होते, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो है यहाँ पे दे रखा है, दीज आर द कॉस्ट विच इज नॉट चेंज बाय द डिसीजन, डिसीजन में इनका कोई रोल नहीं होता। इररिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें आपका पार्ट होता है जैसे कि सम कॉस्ट हो गई, इसको भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये, ठीक है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कॉस्ट शीट। हाँ ठीक है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन खत्म करेंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे कॉस्ट शीट के बारे में, ठीक है। कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर होती है वो हम ऑन द बोर्ड पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। बट आज तो थ्योरी था, इस वजह से मैंने आपके लिए पीडीएफ बना दिया कि आप पीडीएफ से अच्छे से रीड कर सको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थे हम, ठीक है। अब रेलेवेंट कॉस्ट में सबसे पहले आपके आते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, उसके बाद आपके आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट आते हैं आपके आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब आपको तीनों को अच्छे से सुनना है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए हम सब डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए रेलेवेंट कॉस्ट मैंने आप सभी को बता दिया रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है। अब हम लोग डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में देख रहे हैं। देखिए रिलेवेंट जो है उसके तीन पार्ट्स है, डिफरेंशियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब देखिए मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग पीडीएफ छोड़ दीजिए, आप मेरे को देखिए। डिफरेंशियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब हमारे पास दो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से हमें एक को चूज करना पड़ता है, और एक को चूज करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है उसको, मतलब देखिए हमारे पास दो ऑल्टरनेटिव है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एक जगह ट्यूशन पढ़ा दी थी, ठीक है, और अब मैं मतलब मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव थे, मेरे पास दो अकेडमी के मतलब ऑफर्स आए थे। मैं कहती हूँ कि मेरे को दो जगह कोचिंग पढ़ाना है, सिंपल है। उसमें आपके पास एक कोचिंग है, वो आपको ये कह रहा है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, एक कोचिंग है वो आपसे मेरे से कह रहा है मैं 20,000 रुपए दूंगा। बट डिफरेंस दोनों में सिर्फ ये है कि एक घर मेरे घर से बहुत दूर है और एक मेरे घर से पास में है, तो मेरे को क्या डिसाइड करना था, ये मेरे ऊपर है। तो ये हमारा क्या अफेक्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग हेल्प करेगा, ऑब्वियसली बात है। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप ये देख रहे हो कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम लोग डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो भी रिलेटेड होगा आपके डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होगा। तो इसमें कहता है कि डिफरेंशियल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आपके पास दो ऑल्टरनेटिव्स हो और मुझे उसमें एक डिसीजन बनाना हो, और उसमें मुझे सारे फैक्टर्स को ध्यान रख के मुझे दोनों में से कोई एक, मुझे चूज तो एक ही करना पड़ेगा, मैं दो जगह कोचिंग्स नहीं पढ़ा सकती हूँ सेम टाइम पे। तो उसमें यही कहता है आपको दो अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, आपको उसका डिसीजन लेना पड़ेगा, वो आप किस बेसिस पे लेंगे वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो आप अल्टरनेटिव सीख करेंगे, जैसे कि मैंने 20,000 की जगह मैंने 10,000 का मतलब
कोचिंग पढ़ाया, उसमें मैंने ये देखा कि मेरे को ये फायदा है कि मेरे घर से बहुत पास में, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और किराए पे वेस्ट नहीं होता। तो ये जो भी आपकी कॉस्ट आपने मतलब जो भी आपने डिसीजन लिया ये किस बेसिस पे लिया है, आपको क्या प्रॉफिट है, यही आपका डिफरेंशियल कॉस्ट बताता है। अब देखिए आज का डेफिनेशन अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेक्ट करता है मेक डिसीजन इन डूइंग कंपैरिजन ऑल्टरनेटिव में। आपको कंपेयर करना है कि यार मैं तो नहीं दूर जाऊंगी, मेरा इतना वैसे ही खर्चा हो जाएगा, बल्कि पास में रहेगा तो मेरा टाइम भी बचेगा, ये है वो है, सारी चीजों को आपको कंपेयर करना है दो ऑल्टरनेटिव्स में। तो आपके पास जो कॉस्ट जो बचती है, अब देखिए अब अगर मैं 10,000 वाले कोचिंग में पढ़ाने जा रही हूँ और वहां पे मेरे पास जो पैसा, अगर जैसे पैसा बच रहा है, मेरे पास पैसा बढ़ रहा है, तो उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है डिफरेंशियल कॉस्ट, तो आपको समझ में आया दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में कंपेयर करना और उसके एक डिसीजन बनाना, ठीक है, उसमें से कंपेयर करके। और अगर कॉस्ट को वेट, ठीक है, इफ अ डिसीजन रिजल्टेंट इन इंक्रीज्ड कॉस्ट, अगर जो आपने डिसीजन लिया उससे आपकी कॉस्ट को इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगा। अगर आपका कॉस्ट को डिक्रीज, फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 वाला कोचिंग चूज किया होता, वहां पे मैंने देखा है यहाँ तो मेरे को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपकी कॉस्ट को डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हुआ आपका डिक्रीमेंटल कॉस्ट, ये आपको याद रखना है। तो ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, इससे आप इसको अच्छे से याद भी रख सकते हो। डिफरेंशियल कॉस्ट में आपको बेसिकली दो ऑल्टरनेटिव्स के बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करके आपको वो चीज को क्लासिफाई करना होता है, ठीक है, डिसीजन मेक करना होता है। नेक्स्ट आपके पास आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको याद रखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई बच्चा है जो सीए कर रहा है, ठीक है, वो पहले क्या कर रहा था, वो पहले 10-15 हजार रुपए की जॉब कर रहा था। उसके बाद उसने सोचा यार इस जॉब से तो मेरा कुछ हो नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं सीए की पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा अकाउंट्स में सीए कर लेता हूँ। तो उसने सीए ऑप्ट करा, ठीक है, उसने क्या करा कि उसने अपनी जॉब को छोड़ के सीए करा, ठीक है। तो आप ये समझो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप किसी एक चीज के पीछे, मतलब एक अपॉर्चुनिटी के पीछे दूसरी कॉस्ट को एनहेंस कर दो, मतलब दूसरी कॉस्ट को लीव कर दो। जैसे कि अगर आप सीए की पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते, आप जॉब कर रहे होते। मैं एक स्टूडेंट की बात बता रही हूँ, वो स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता, वही वाली 15,000 रुपए की। तो वो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कॉस्ट होती है जब आप चूज करते हो ऑल्टरनेटिव मैनेजमेंट के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आपने देखा है 15,000 रुपए की नौकरी पूरी जिंदगी करने से कोई फायदा नहीं, इससे बढ़िया 2 से 4 साल लगा के इससे बढ़िया सीए कर लो, वो ज्यादा बेटर है। मतलब आपने एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करा है, आपने किसको छोड़ के, अपने एक ऑल्टरनेटिव को छोड़ के आपने क्या किया, एक आपने वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, उसको छोड़ के आपने सीए की जो लाइन चूज करी, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही आपसे कहता है कि आप ना एक ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट करके, उस ऑल्टरनेटिव को रिजेक्ट करके जो आपके पास ऑलरेडी थी उसको रिजेक्ट करके आप लोग एक सेक्रीफाइस जिसे आप कहते हो, इसमें आपको बेनिफिट मिलता है रिटर्न में, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब आप कहोगे डिफरेंशियल कॉस्ट और ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, सॉरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंशियल कॉस्ट वो कॉस्ट थी जिसमें आपने दो ऑल्टरनेटिव के बीच में डिफरेंस निकाला, उनके कॉस्ट में एनालाइज करा और एक को चूज करा। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ये होता है कि आप एक चीज को छोड़ के आए हो, यानी कि वो चीज आपके पास थी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी थी, उसको आप छोड़ के आए हो, दूसरी चीज आपने चूज करी, दिस इज योर डिफरेंस, क्रिएट, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास आता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जो बहुत सिंपल है। आउट ऑफ वेट, आपको वो अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर होगा। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, आप नाम से भी समझ सकते हो। रेलेवेंट वो कॉस्ट होती है जो एक्सपेंडिचर हो आपका पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो आपके पॉकेट से गया है खर्चा, दिस इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रेजेंट और फ्यूचर के कैपिटल एक्सपेंडिचर को कनेक्ट करती है डिसीजन के लिए। आपके पास फ्यूचर में कितना खर्च होने वाला है, सारी चीजों को आपको अच्छे से डिफाइन करके लिखना। दिस इज योर चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर। डिसीजन में डिसीजन लेने के लिए आप सभी के पास जो भी आपने मतलब फ्यूचर में आपके पास जो एक्सपेंडिचर होगा और जो प्रेजेंट में एक्सपेंडिचर है, उन सारी चीजों को मतलब कनेक्ट करके डिसीजन लेते हो। दिस इज योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट डिसीजन, राइट। तो ये तो था आपके पास, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर आप प्रपोज करते हो किसी भी कंपनी की डिलीवरी की ट्रक को, तो आपके पास फ्यूचर में आपने सोचा है कि हाँ मेरे पास इतना खर्चा हो जाएगा और अभी आपके पास ऑलरेडी में इतना खर्चा कर रहे हो, तो सारी चीजों को कनेक्ट करके जो आप सोचते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, दिस इज योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसके थ्रू आप डिसीजन लेते हो तो आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट डिसीजन हुआ। आई होप आप सभी को ये तीनों चीजें समझ में आएंगे। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है, इनके थ्रू आप डिसीजन कैसे लेते हो, ये आपका हो गया रिलेवेंट कॉस्ट में। अब आपके पास आता है इररिलेवेंट पे। इररिलेवेंट आपका डिसीजन से बिल्कुल रिलेटेड होता है, इसमें आप डिसीजन लेते ही नहीं हो बेसिकली। इसमें क्या है देखो, इररिलेवेंट तो हमने पढ़ लिया था, इसके अंदर आती है आपकी संक कॉस्ट। ड्रॉप कर दो आप, बिल्कुल आप पीडीएफ मत देखो। सम कॉस्ट मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो सम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, जैसे कि एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप एक पिक्चर देखने गए, ठीक है, आप पिक्चर में बैठे हो, आप पिक्चर देख रहे हो, यार मजा नहीं आ रहा, पिक्चर अच्छी नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा पिक्चर देखने का। बट क्या किया आपने सोचा 500 रुपए की टिकट है, अगर अभी पिक्चर छोड़ के गया ना 500 रुपए वेस्ट हो जाएंगे।
पर अच्छी नहीं है पिक्चर, मन नहीं है पिक्चर देखने का, पर जबरदस्ती देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? कि 500 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी मेंटालिटी इज व्हाट कि आपने 500 रुपए उसमें लगाए, आप खर्च नहीं, वो आप खराब नहीं करना चाहते, इसलिए आप बैठ के पिक्चर देख रहे हो। बट आपको एक्चुअल में नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। यानी कि आपने 500 रुपए लगाए, वो 500 रुपए तो वेस्ट हो ही गए, वो तो हो गए वेस्ट। उसके साथ जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, वो बैठ के आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। इसको हम कहते हैं कि एक कॉस्ट के पीछे आपने, मतलब एक खर्चे के पीछे आपने दूसरे कॉस्ट को भी बेकार किया। यानी आप अपना टाइम बैठ के जो वेस्ट कर रहे हो, उसकी जगह आप कुछ और अच्छा कर सकते थे। इंस्टीड ऑफ दैट आप बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां पे। यानी कि पिक्चर तो अच्छी है, यानी 500 रुपए तो वैसे ही बर्बाद है, बट उसके साथ साथ बैठ के जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, दिस इज योर सम कॉस्ट। अब देखिए ये अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है मुझे। तो कहता है सम कॉस्ट वेट। सम कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक डिसीजन मेकिंग में आपके पास्ट में जो आपने गलती करी तो करी, वो तो चलो गलत ही है, उसके साथ साथ आप अपने प्रेजेंट में भी आप डिसीजन खराब ले रहे हो। यानी कि बैठ के जो आप पिक्चर देख रहे हो वो भी टाइम वेस्ट ही है, वो भी आपको एक कॉस्ट ही खराब कर रहा है आपकी। तो इसमें कह रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट होता है जो है वो रिटन डाउन एसेट होता है। यानी एसेट आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो दिस इज योर रिटन डाउन ऑफ योर सेल्फ, राइट। तो इसमें यही कहता है, इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सम कॉस्ट आता है इसमें, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आप सभी को अच्छे से सम कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एंड लास्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आप सभी को चारों क्लियर होंगे। रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, इररिलेवेंट कॉस्ट क्या है, दोनों अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो ये तो थे आप सभी के कुछ 6 आपके क्लासिफिकेशन कॉस्ट के। अब यहाँ पे कुछ अनदर कॉन्सेप्ट भी हैं जो कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपको देखना है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का, क्योंकि इसके बाद जो एलिमेंट्स है ना, ये आपके उसमें आते हैं कॉस्ट शीट में। तो इसको हम कल अच्छे से करेंगे, ठीक है। कॉस्ट शीट का हम पूरा फॉर्मेट कल अच्छे से करेंगे, कॉस्ट शीट को अच्छे से बनाना सीखेंगे, उसको अच्छे से करेंगे। तो अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी लास्ट आपका जो टॉपिक बचता है, ये आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कुछ अनदर कॉस्ट है जो आपकी इससे रिलेटेड है, ठीक है। ओके, यस, दिस इज द शट डाउन कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट। सबसे पहले आपके पास आता है शट डाउन कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो आपकी स्टिल इनकर्ड होती है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोडक्शन बंद कर दी, आपने फॉर एग्जाम्पल ये आपका मार्केट की प्रोडक्शन बंद कर दी, ठीक है। बट आपके पास वो जमीन है, तो आप रेंट दोगे, चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो। आपने प्रोडक्शन शट डाउन कर दिया, नहीं कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। टेम्परेरी बात करिए यहाँ पे। तो ये आपको देखो, ये बताता है, वेट, दीज कॉस्ट आर दोज कॉस्ट जो कि आपकी स्टिल इनकर्ड है, ऑल्दो आपने प्लांट यानी कि आप एसेट कह सकते हो, प्रोडक्शन कह सकते हो, आपने शट डाउन कर दिया टेम्परेली, बट आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। जैसे कि रेंट हो गया, रेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन मशीनरी पर लगेगी ही लगेगी, मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट लगेगा। यानी आपने एक टेम्पररी टाइम के लिए कोई भी जो आपका प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया, फिर भी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। दिस इज योर शट डाउन कॉस्ट, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट तो बहुत आसान है, नाम से भी पता रख सकते हो कि ये वो कॉस्ट होती है जो आपकी किसी भी आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके पहले आप रिसर्च करते हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रिसर्च करते हो, उसकी डेवलपमेंटल के लिए उसकी कॉस्ट जो लगती है उसको हम कहते हैं रिसर्च कॉस्ट। डेवलपमेंटल कॉस्ट वही होती है, वो प्रोसेस होता है कॉस्ट का, जब हम लोग किसी भी डिसीजन के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम डिसीजन लेते हैं तो उसमें भी कुछ लगता है। जैसे हम सीएमएस को हायर करते हैं तो रिसर्च करते हैं वो लोग, उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, सारी चीजों की कॉस्ट लगती है। दिस इज योर डेवलपमेंटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन के लिए। और लास्ट आपके पास बचता है, दिस इज योर जॉइंट कॉस्ट। ये वो कॉस्ट होती है जो आपकी इनकर्ड होती है पॉइंट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट पे इंडिविजुअली, जैसे कि रॉ मटेरियल हुआ, प्रोसेस हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपने कोई भी मटेरियल जब परचेज करा होगा, रॉ मटेरियल आपने परचेज करा होगा, पहले कच्चा माल परचेज करोगे, प्रोसेस करोगे, उसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। यानी कि जब आप माल को लेकर आए, ठीक है, कच्चा माल लेकर आए, उसके बाद आपने उसको प्रोसेसिंग किया, उसके बाद आपने फिनिश्ड गुड बनाया, उसमें जितने भी आपकी जो कॉस्ट लगी है ना, इसका हम बोलते हैं सारे को जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। यानी कि रॉ मटेरियल से लेके जो आपके प्रोसेसिंग में खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल लाए हुए, WIP या उसके बाद प्रोसेसेस हुए, उसके बाद आपके वही WIP हुआ, आपका वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद आपने फिनिश्ड गुड्स बनाया, तो ये जितना भी आपका सारा खर्चा हुआ, इसको एक एक करके हम इसे जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं, जॉइंट कॉस्ट यानी कि यहाँ पे कहता है आपसे कि वो कॉस्ट होती है जो इनकर्ड होती है एक पॉइंट ऑफ गिवन प्रोडक्ट पे, एक प्रोसेस पे जो आपकी कॉस्ट लगती है। दिस इज योर जॉइंट कॉस्ट, जो आप मतलब जो आपका रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक जितना आपका खर्चा लगा, दिस इज योर जॉइंट कॉस्ट टोटल, अगर आप उसका कर दोगे तो ये तो आपका कुछ था आपके पास। ये कुछ और बची हुई कॉस्ट थी जो आपकी मतलब क्लासिफिकेशंस में नहीं है, कुछ अनदर कॉस्ट थी। आई होप आप सभी को सारी के सारी कॉस्ट का क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर होगा। एक्सपेंस क्या है, लॉस क्या है, और एक्सपेंस लॉस में और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो ये
आज की क्लास का मेरा मोटिव था कि आपको ये कंप्लीट करवा दूं। उसके बाद अब कल पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट शीट में जितने एलिमेंट्स आते हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम PYQ भी सॉल्व करेंगे। तो प्लीज कल की क्लास को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बस आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रहता है और ये देखने आपको है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं आती हैं, तो वो चीजें हम कॉस्ट शीट बनाते वक्त ही देख लेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। और कॉस्ट शीट का आपके पास ये रहा फॉर्मेट जो हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कल की क्लास में हम सब कुछ अच्छे करेंगे। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे जो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। वेट, PDF हटा देती हूँ मैं, ठीक है। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो प्लीज अगर आप सभी को आज की क्लास अच्छे से क्लियर हुई हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और आज की क्लास में हमने कॉस्ट से रिलेटेड सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब आप कॉस्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ोगे, अब आगे बढ़ोगे तो लेबर कॉस्ट, आप और काफी चीजें पढ़ोगे, बट आप कॉस्ट के बारे में तो नहीं पढ़ोगे, पक गए होगे, मुझे पता है 3 क्लासेस हो गई हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड पीयर्स, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ आप शेयर करो मेरी वीडियो को। और आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज कमेंट टाइप कर दो कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा कि किस तरीके से मैं इसको और इंप्रूव कर सकती हूँ अपने कंटेंट को। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक। बाय बाय।